तुम्हारे पिताजी ने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। लीलावती गांव में राम प्रसाद नाम का एक बूढ़ा रिटायर्ड मास्टर रहता था। उसे सारे गांव वाले मास्टर जी कहकर बुलाते थे। उसकी सारी जिंदगी की पूंजी बस वही इज्जत थी जो उसे गांव वालों से मिली थी। उसकी पत्नी का देहांत कई वर्ष पहले ही हो गया था। वह अक्सर अकेले बैठकर अपनी पत्नी को याद किया करता था। सरस्वती, तुम इतनी जल्दी क्यों चली गई? देखो, मैं तुम्हारे बिना कितना अकेला हो गया हूं। तुम्हारे जाने के बाद मेरा हाल पूछने वाला भी कोई नहीं रहा। कोई नहीं है जिससे मैं अपने दिल की बातें कर सकूं। संजय भी बहुत कम गांव आता है। फिर बताओ, मैं तुम्हारी यादों के सहारे अकेला क्या करूं? मास्टर जी की आंखों में आंसू भर आते। उन्हें तन्हाई बहुत सताती थी। इस उम्र में वह बिल्कुल अकेले होकर रह गए थे। ऐसा नहीं था कि मास्टर जी की कोई औलाद नहीं थी। उनका बेटा संजय शहर में अच्छी नौकरी कर रहा था और वहीं रहता था। उसका गांव आना बहुत कम ही होता था। उसकी पत्नी विमला और बेटा करण गांव में मास्टर जी के साथ ही रहते थे। विमला बहुत तेज स्वभाव की थी। वह अपने ससुर का जरा भी ख्याल नहीं रखती थी। एक शाम मास्टर जी विमला से कहने लगे, बेटी, क्या बात है? आज खाना नहीं बनाया क्या? मुझे बहुत भूख लगी है। मैं कब से खाने का इंतजार कर रहा हूं। सोचा खुद ही आकर तुमसे पूछ लूं। मास्टर जी की बात सुनकर विमला जरा गुस्से से बोली, आपको पता भी है कि करण की तबीयत खराब है। मैं सुबह से उसी को संभाल रही हूँ, पर आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको तो बस हर वक्त खाने की ही पड़ी रहती है। मास्टर जी को उसकी बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन वह चुपचाप अपने कमरे में भूखे ही चले आते हैं। विमला की मां का मायका पास ही था। वह अक्सर अपनी मां के घर जाकर अपने ससुर की झूठी शिकायतें करती और किसी भी तरह मास्टर जी से छुटकारा पाना चाहती थी। देखो ना माँ, उस बूढ़े ने मेरी जिंदगी तंग कर रखी है। उस घर में मेरा दम घुटता है। एक पल भी आराम से नहीं बैठने देता वो मनहूस। सारा दिन उसी के काम करती रहती हूँ। और संजय को भी मेरा जरा ख्याल नहीं, जो अपने बूढ़े बाप को मेरे सिर पर छोड़ गया है। मुझसे अब इतने काम नहीं होते। विमला की मां उसे समझाने की बजाय उसके कान भरने लगी। हाँ विमला, मैं देख रही हूँ कि तेरी सेहत बहुत कमजोर हो गई है। सारा दिन तू बस उस मास्टर के काम ही करती रहती है। तुझे कितनी दफा समझाया है, कोई जरूरत नहीं है उस मास्टर के काम करने की। और इस दफा मैं खुद संजय से बात करूंगी कि वो तुझे और करण को अपने साथ शहर ले जाए। तू फिक्र मत कर मेरी बच्ची। बस ऐसे ही विमला की मां उसके कान भरती रहती थी। वापसी के रास्ते में विमला को गांव की उसकी सहेली मिली, जो उससे कहने लगी, विमला, तुम्हारा पति शहर में अच्छा खासा कमाता है, फिर वह तुम लोगों को अपने साथ शहर क्यों नहीं रखता? तुम्हें पता है, अक्सर गांव की औरतें कहती हैं कि संजय ने शहर में दूसरी शादी कर रखी है, इसीलिए वह तुम्हें अपने साथ नहीं रखता। विमला गुस्से से बोली, पार्वती, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वैसे मुझे याद है, कुछ ही दिनों पहले तुम्हारा पति अपने मालिकों की चोरी करते हुए पकड़ा गया था ना। इसलिए मेरा मशवरा है कि अपने पति पर ध्यान दो और दूसरों को छोड़ दो। वह घर आ जाती है। विमला बहुत गुस्से में बैठी न जाने क्या सोचने लगती है। इतने में उसके ससुर भी खाने का सामान लेकर आ जाते हैं और विमला से कहने लगते हैं, ये लो बेटी, मैं बाजार गया था, सब्जी और बाकी सामान ले आया हूं। तुम खाना बना लो। आज बैंगन की सब्जी खाने का बहुत मन कर रहा है। विमला पहले ही गुस्से में बैठी थी। वह कहने लगी, एक तो मैं रोज रोज आपकी इन फरमाइशों से बहुत तंग आ चुकी हूँ। मुझे इस घर में एक पल का भी सुकून नहीं है। सारा दिन घर का काम करो, ऊपर से रोज आपको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। बताइए जरा, मैं इस घर की बहू हूँ या नौकरानी? ना आपके बेटे को मेरा कोई ख्याल है और न ही आपको। मैं ऐसी जिंदगी से तंग आ गई हूँ। आपको क्या पता कि अब गांव में लोग मुझे देखकर कैसी कैसी बातें बनाते हैं। विमला की जहरीली बातों से मास्टर जी का मन भर आया। वह घर से बाहर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें उनका पुराना दोस्त प्रकाश मिलता है, जो मास्टर जी से कहता है,
अरे भाई मास्टर, कितने दिनों बाद मिले हो? कहाँ गुम थे भाई? चलो आओ, मेरे घर चलते हैं। कुछ देर साथ बैठते हैं, बातें करते हैं। मास्टर जी कुछ पल अपनी तन्हाई और दिल का बोझ हल्का करने के लिए प्रकाश के घर चले जाते हैं। उनका दोस्त उनका उदास चेहरा देखकर उनसे कहने लगा, क्या बात है मास्टर, तुम्हारी सेहत अब पहले जैसे नहीं रही और तुम कुछ परेशान भी लग रहे हो। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मुझसे कुछ नहीं छुपाओ। तन्हाई का मारा मास्टर अपने दोस्त को अपना सारा हाल बताता है। उसकी दास्तान सुनकर प्रकाश को बहुत दुख होता है। वह मास्टर जी से कहने लगा, यार तुम बहुत गलत कर रहे हो। तुम्हें संजय से सारी बात करनी चाहिए। उसको बताना चाहिए कि उसकी पत्नी तुम्हारा जरा भी ख्याल नहीं रखती और ना ही तुम्हारी इज्जत करती है। संजय बहुत अच्छा लड़का है, वो जरूर अपनी पत्नी को समझाएगा। प्रकाश, मैं अपने बेटे को परेशान नहीं करना चाहता, बस इसीलिए चुप हूं। तुम मेरी बहू को नहीं जानते, वो बहुत ज्यादा झगड़ा करती है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से वो दोनों झगड़ा करें। बस कुछ देर अपने दिल का बोझ हल्का करने के बाद मास्टर जी घर को चल देते हैं। शाम को संजय अचानक 2 दिन की छुट्टी पर घर आ जाता है। उसके पिता उसको देखकर बहुत खुश होते हैं। संजय, बहुत अच्छा किया जो तुम आ गए। मेरा बहुत मन चाह रहा था तुम्हें देखने को। बेटा, जरा जल्दी जल्दी आया करो, गांव में तुम्हारा बहुत इंतजार करता हूं। संजय बहुत मोहब्बत से अपने पिता से कहने लगा, पिताजी, मैं भी आपको बहुत याद करता हूँ। बस आप तो जानते हैं कि नौकरी ही ऐसी है, जल्दी छुट्टी ही नहीं मिलती। अब मिली तो तुरंत आप सबसे मिलने आ गया। बस कोशिश कर रहा हूँ कि आप सबको भी अपने साथ शहर ले जाऊं, फिर सब साथ रहेंगे। अपने कमरे में खड़ी विमला बाप बेटे की बातें सुनकर बहुत गुस्सा करने लगी। अच्छा, तो अब ये बूढ़ा हमारे साथ शहर भी जाएगा। मैं भी देखती हूँ कि ये मनहूस हमारे साथ कैसे जाता है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, चाहे मुझे जो भी करना पड़े। संजय मास्टर जी के लिए शहर से लाया हुआ गरम सूट देता है। वह अपने बेटे से तोहफा लेकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। अब संजय अपनी पत्नी विमला के पास जाता है। वह मुंह बनाकर कहने लगी, आ गई हमारी याद। मुझे तो लगा था कि तुम घर का रास्ता ही भूल गए हो। वैसे अब की क्या बहाना है तुम्हारे पास हमें साथ न ले जाने का? तुम्हें करण का जरा ख्याल भी है, वो तुम्हें कितना याद करता है। संजय को विमला की ऐसी बातें बिल्कुल नापसंद। वह कहने लगा, एक तो तुम्हारे पास जब भी आ जाऊं यही सुनने को मिलता है। मैं शहर में कौन सा खुशी से रह रहा हूं तुम्हारे बिना, और मुझे भी मेरा बेटा बहुत याद आता है। ये सब कुछ तुम सब के लिए ही कर रहा हूं। बस बहुत जल्दी तुम सबको शहर बुला लूंगा अपने पास। विमला बस ऐसी है, जली कटी बातें करती रहती है। सुबह संजय विमला और करण को बाजार ले जा रहा था खरीदारी करने। वह अपने पिता से कहने लगा, पिताजी, मैं सबको बाजार ले जा रहा हूं, आप भी हमारे साथ चलें। आपको जो भी लेना है अपने लिए वो ले लें। इस दफा मुझे बोनस मिला है, सोचा सबको खरीदारी करवा दूं। ये सुनते ही विमला गुस्से से भर जाती है। वह कहने लगी, लो पिताजी तो वैसे भी इतना कुछ इस्तेमाल नहीं करते। तुम अक्सर उनके लिए जो तोहफे लाते हो वो भी ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो क्या फायदा पैसे जाया करने का? सही कहा ना पिताजी। मास्टर जी विमला की ऐसी बातों से हैरान हो जाते हैं। वो भी कहने लगे, संजय, विमला सही कह रही है बेटा, तुम लोग जाओ। मुझे ऐसी किसी खास चीज की जरूरत नहीं। वैसे भी मेरा थोड़ा आराम करने का मन है, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूं। वो तीनों बाजार चले जाते हैं। पीछे मास्टर जी का मन भर आता है। वह बहुत उदास हो जाते हैं। संजय की छुट्टी खत्म हो गई और वह वापस शहर चला गया। विमला बाहर पानी भरने गई। उसको पड़ोसन कहने लगी, विमला, देखा, इस बार भी संजय तुम्हें साथ नहीं ले गया ना? अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि उसने शहर में दूसरी शादी कर रखी है। तुम मानो या ना मानो। विमला गुस्से से भरी उसको कहने लगी, मुझे समझ नहीं आती तुम्हारा सारा ध्यान मेरे घर में ही क्यों है। तुमसे पहले भी कहा था कि अपने काम से काम रखो।
आइंदा ऐसी बकवास की ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। विमला पानी भरकर वापस आ जाती है। मास्टर जी बाहर किसी जरूरी काम से जाना था। वो विमला से पूछने लगे, विमला बेटी, मैं बाहर जा रहा हूं, कुछ मंगवाना हो तो मुझे बता दो, शाम वापसी पर लेता आऊंगा। और करण से भी पूछ लो, वो तो बच्चा है ना, उसे किसी चीज की मनचाही होगी। विमला हमेशा की तरह आज फिर जर उगलने लगी। मुझे कुछ चाहिए होगा तो खुद ले आऊंगी। मेरे पांव सही हैं, टूटे नहीं हैं, और अपने बेटे का ख्याल मुझे रखना आता है। मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं कि एक दिन डाकिया संजय की चिट्ठी लाता है। विमला, मैंने शहर में अब घर ले लिया है। तुम सब अपना जरूरी सामान बांध लो और शहर आने की तैयारी करो। मैं 4 से 5 दिनों में आऊंगा और तुम सबको ले जाऊंगा। अच्छा, पिताजी का सामान खुद ध्यान से बांधना और उनको मेरा प्रणाम कहना। संजय। विमला चिट्ठी पढ़कर पहले तो खुश हुई, फिर परेशान हो गई। वह किसी भी कीमत पर अपने ससुर को साथ ले जाना नहीं चाहती थी। वह तुरंत अपनी माँ के पास जाती है और सारी बात बता देती है। उसकी माँ उसे कुछ समझाने लगती है। वह उनकी बातों को बहुत गौर से सुनती है। एक रात विमला के ससुर की तबीयत खराब हो जाती है। वह दवा के लिए विमला को बहुत आवाज देते हैं, पर वह उनकी एक नहीं सुनती। मास्टर जी हिम्मत करके उसके कमरे में जाते हैं। विमला उठ जाती है और गुस्से से कहने लगी, आप इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? मुझे तो पहले ही आपकी नीयत पर शक था। आप यहाँ किस मकसद से आए थे मुझे साफ पता है। वो तो भगवान का शुक्र है कि मेरी आंख खुल गई, वरना न जाने क्या हो जाता। विमला की ऐसी बातों से मास्टर जी के पैरों तले जमीन ही निकल गई। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि इतने में संजय भी वहां आ जाता है। विमला संजय को देखकर रोना शुरू हो जाती है और कहती है, भगवान का शुक्र है तुम बिल्कुल सही वक्त पर आ गए। लो, आज अपनी आंखों से ही देख लो, अपने बूढ़े पिता के काम देख लो। मैंने तुम्हें कई बार बताना चाहता पर डरती रही, पर आज खुद ही देख लो, तुम्हारे पिता के मुझ पे गंदी नीयत है। आज मेरी आंख वक्त पे ना खुलती तो अनर्थ हो जाता। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहती। पूछो अपने पिता से ये रात के इस पहर मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं। संजय ये सब सुनकर अपने होश खो बैठता है। उसे बहुत सदमा लगा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था। वह कहने लगा, पिताजी, ये सब क्या है? ये विमला ऐसा क्यों कह रही है? मुझे बताइए, क्या विमला सच बोल रही है? भगवान के लिए मुझे सच बताइए, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। इससे पहले कि मास्टर जी अपनी सफाई में कुछ बोलते, मौके का फायदा उठाते हुए विमला फिर से कहने लगी, अरे ये क्या बताएंगे तुम्हें? तुम्हें मैं सब बताती हूँ। जब से तुम हमें यहाँ इनके पास अकेला छोड़कर गए हो, इनकी नीयत मुझ पर पहले से ही खराब है। मैं हमेशा हम तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए इसलिए ही कहती थी क्योंकि तुम्हारे पिता ने अपनी ही बहू की इज्जत मिट्टी में मिलानी चाहिए। आज तुम खुद ही देख लो। देख। मास्टर जी बिना कुछ बोले ही वहां से चले जाते हैं। वो अपने कमरे में बैठे फूट फूट कर रोने लग जाते हैं और सोचते हैं, ऐ भगवान, मुझे ये दिन दिखाने से पहले मौत दे देता। मेरी ही बहू ने मुझ पर ऐसा घिनौना आरोप लगाया और मेरे बेटे ने मुझ पर यकीन ना किया। हे भगवान, मैंने सारी जिंदगी सिर्फ इज्जत ही कमाई और आज मेरी ही बहू ने वो मिट्टी में मिला दी। मुझे लगता है मेरा दिल बंद हो जाएगा। मैं इस बोझ तले जी नहीं सकूंगा। सुबह होते ही संजय अपनी पत्नी और बेटे करण को लेकर शहर चला गया। मास्टर साहब खड़े देखते ही रह गए। ये बात सारे गांव में आग की तरह फैल गई। मास्टर जी जहां से भी गुजरते, लोग उन्हें देखकर तरह तरह की बातें बनाते। सारा गांव इस मास्टर की कितनी इज्जत करता था, पर किसी को क्या पता था कि ये इतना बेशर्म होगा।
भाई बहू तो बेटी होती है। भला कौन बहू बेटियों पर गंदी नजर रखता है? भगवान ही पूछे इसको। दूसरी तरफ विमला शहर में मजे ले रही थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसने कितना बड़ा पाप कर दिया है। मास्टर जी ने लोगों की बातों की वजह से खुद को घर में बंद कर लिया। अब वो कहीं आते जाते नहीं थे, बस घर में उदास बैठे रहते, अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें किया करते थे। एक दिन विमला की माँ उससे शहर मिलने आई। बातों बातों में वो विमला से कहने लगी, देखा अपनी माँ को, अगर मैं तुझे वो ड्रामा ना करने को कहती तो आज तेरा बूढ़ा ससुर भी यहीं तेरे साथ होता। तूने ड्रामा ही इतना अच्छा किया और आरोप ही ऐसा लगाया कि संजय को तेरी बातों पे यकीन आ गया और वो अपने पिता को कसूरवार जान के उधर ही छोड़ आया। वैसे कभी कभी मुझे उस बूढ़े मास्टर के लिए बुरा भी लगता है। पता है, हर कोई उसको देख के बातें करता है। अब तो वो गांव में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा बेचारा। दूर खड़ा संजय अपनी सास की ये सारी बातें सुन लेता है और एक मर्तबा फिर अपने होश खो बैठता है। उसको यकीन नहीं आता कि ये सब ड्रामा उसकी सास और पत्नी की साजिश था। उसको अब अपने किए पे बहुत पछतावा हो रहा था। वो तुरंत गांव अपने पिता के पास जाता है, उनसे माफी मांगने और उनको वापस अपने साथ ले जाने। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। मास्टर जी अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। उनको तन्हाई, अविश्वास और इस घिनौने आरोप ने मौत दे दी थी। वो बहुत बुरे हाल में थे। एक एक पल उनकी सांसें कम हो रही थीं। वो अपनी बेगुनाही साबित किए बिना ही इस दुनिया से जिल्लत और रुसवाई लिए चले गए। हम ये कहानी बहुत मेहनत से बनाते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और स्टोरी को लाइक और शेयर भी करें। शुक्रिया।